बच्चों, आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 विकास को समझाने जा रही हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगी। विकास विकास का शाब्दिक अर्थ होता है प्रगति या उन्नति। जब किसी चीज या वस्तु आगे बढ़ता है या प्रगति करता है तो वो विकास कहलाता है। जैसे कि प्रारंभ में कुछ वर्षों पहले ऑफिस में जो भी कामकाज होते थे वो टाइपराइटर के बदौलत होते थे। अब क्या है कि उस टाइपराइटर की जगह किसने ले ली है? कंप्यूटर ने ले ली है। उसी प्रकार पहले क्या था कि हम टेलीफोन की मदद से जो है किसी को फोन कर सुनते थे, कहते थे, लेकिन अब टेलीफोन की जगह जो है वो स्मार्टफोन ने ले ली है। तो टेलीफोन का विकसित रूप क्या हो गया? ये स्मार्टफोन हो गया। स्मार्टफोन में अब हम क्या करते हैं? इसमें सिर्फ बोलते और सुनते ही नहीं हैं, बल्कि हम इसमें YouTube देखते हैं, वीडियो कॉलिंग होता है, कैलकुलेटर का प्रयोग होता है, तरह तरह के ऐप डाउनलोड कर हम अपने स्किल डेवलपमेंट करते हैं। इस प्रकार जो है ये स्मार्टफोन जो है वो अभी वर्तमान में जो है पॉकेट कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार हम विकास को यूं परिभाषित करते हुए कह सकते हैं, जब कोई चीज आगे बढ़ता है या पहले से अधिक विकसित होता है या पहले से अधिक मजबूत होता है तो वो विकास कहलाता है। समझ में आया? अब हम दूसरे तरफ जाते हैं और ये पता करते हैं, क्या सभी व्यक्तियों के विकास के लक्ष्य जो है वो एक जैसे होते हैं या अलग अलग? तो इसका उत्तर है कि सभी व्यक्तियों के या भिन्न व्यक्तियों के विकास के लक्ष्य जो भी भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ मैं उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट करूंगी। जैसे है ये चित्र आप देख रही हो, भूमिहीन ग्रामीण किसान, यानी जिसके पास कोई भूमि नहीं है और वो दूसरे के भूमि पे जाकर के वो खेती कार्य करता है। अब भूमिहीन ग्रामीण किसान का क्या लक्ष्य होगा? सबसे पहला लक्ष्य होगा कि वो जहां पर वो काम करता हो वो वहां पर उसे नियमित रोजगार मिले। दूसरा लक्ष्य होगा कि उसे बेहतर मजदूरी मिले। तीसरा लक्ष्य होगा कि उसके परिवार में जो बच्चे हैं उसको वहीं के स्थानीय कोई स्कूल में उसका दाखिला करा दे ताकि उसे उत्तम शिक्षा मिले। चौथा जो उसके लिए जरूरत होगा वो ये कि वो जहां पर रह रहा है उसे समानता या बराबरी का अधिकार मिले, मतलब हर कोई उसके साथ कोई सामाजिक भेदभाव न हो, और अगर ये योग्यता रखता हो तो वो उस गांव का नेता भी बन सकता है। अब आते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं ये है संपन्न किसान, है ना? संपन्न किसान या बड़े किसान, इसका क्या लक्ष्य हो सकता है? सबसे पहले इसका ये लक्ष्य होगा कि वो अपनी भूमि पर जो भी उपजा रहा है, जो उपजाया जा रहा है, उसको अधिक से अधिक समर्थन कीमत उसे मिले। दूसरा कि इसके भूमि पर जो श्रमिक कार्य कर रहे हो वो बहुत सस्ती मजदूरी दर पर उपलब्ध हो जाए ताकि इसका और इसके पारिवारिक आय में वृद्धि हो। अब आता है ये तीसरा उदाहरण। देखो, ये तीसरा उदाहरण में हम क्या देख रहे हैं? एक फैक्ट्री का उदाहरण देख रहे हैं। किसी उत्पादनकर्ता ने जब ये फैक्ट्री लगाया है तो सबसे पहले वो किस लिए लगाया है? कि उसका लाभ हो, इसीलिए ना लगाया है। अब कोई उद्योगपति जहां वो कारखाना खोलेगा, सबसे पहले वो देखेगा कि वहां इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं। बिजली कैसे बन सकती है? बांध के द्वारा बिजली बन सकती है। अब बांध के लिए उसे क्या करना होगा? जल को एक जगह जमा करके रखना होगा। अब जहां पर जल जमाव होता है तो वहां पर आसपास जो लोग हैं वो उससे प्रभावित होंगे। हो सकता है कि उस तालाब में या जहां बांध बनाया जा रहा है वहां से कोई जो है मछली विक्रेता, कोई मछुआरा जो है वहां पर मछली पालने का व्यवसाय जो है वो अपनाता है। इससे क्या होगा? दूषित पदार्थ जब पानी में या तालाब में जाएंगे तो मछलियां भी मर जाएंगी। यानी कि हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि उस उत्पादनकर्ता को भले ही फायदा हो रहा हो, लेकिन उसके आसपास के लोग जो है उनको नुकसान हो रहा है। तो इन उदाहरण को देख करके हम क्या निष्कर्ष पर पहुंचे? सबसे पहले निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभिन्न व्यक्तियों के जो विकास के लक्ष्य हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, और दूसरा
कि जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति का विकास का लक्ष्य अगर लाभदायक हो, उसके लिए लाभकारी हो, तो दूसरा व्यक्ति के लिए भी वो लाभकारी हो, वो उसके लिए अहित या विनाशकारी भी हो सकता है। ये आपको समझ में आया? अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो आय के अलावा भी उसके और भी कई लक्ष्य होते हैं जिसको वो ध्यान में रख करके रोजगार करता है। ऐसे नियमित रोजगार पाना ही हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन आय प्राप्ति के अलावा भी उसके और सारे लक्ष्य होते हैं जिसको वो ध्यान में रखता है। जैसे पहला है बराबरी का व्यवहार। जहां पर व्यक्ति काम करता है वो चाहता है कि उसके साथ कोई भेदपूर्ण व्यवहार ना हो, उसके साथ जो है वो इक्वालिटी हो, हर कोई जो उसके साथ बराबरी का व्यवहार करे। दूसरा, वो जहां काम करता हो वहां पर कोई रोक टोक नहीं, वो अपने काम में स्वतंत्र होना चाहिए। तीसरा, वो जहां पर वो काम करा वो जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, वहां सुरक्षा का जो है वहां पर प्रबंध होना चाहिए। और चौथा है कि दूसरों से आदर प्राप्ति की इच्छा, यानी वो जहां पर कार्य कर रहा है वो उसके जो कलीग है, जो भी है, उसके बॉस है, वो उसके साथ एक रेस्पेक्ट के साथ उसके साथ बर्ताव करे। आजकल देखो महिलाएं भी जब जॉब करने लगी हैं और वो जब जॉब करने के लिए जाती हैं तो सबसे पहले उन लोग की जो सुरक्षा होती है उनको वो दिमाग में रखती है, तभी वो वहां पर वो जॉब करती है। तो ये हमने ये जाना कि एक व्यक्ति जो है वो आय के अलावा भी उसके कई सारे लक्ष्य होते हैं। अब जो आता है, अब जब जिस पर हम बातचीत करेंगे वो है राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास मतलब राष्ट्र का विकास। राष्ट्र में ये हर जो लोग हैं वो चाहते हैं कि कोई भी सरकार का गठन हो, वो सरकार जो है सबों के लिए सोचे, और जो भी वो निर्णय ले रही है कहीं वो पक्षपातपूर्ण तो नहीं है। ये सब चीजों को ध्यान में रख कर के सरकार जो है वो विकास करती है। अब जहां तुलना की बात आती है कि कौन सा देश बेहतर है, कौन सा देश विकसित है या कौन सा देश जो अविकसित है, इसको एक आधार बना करके तुलना किया जाता है। जैसे कि मैं आप लोग को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करती हूँ। मान लो कि आप अभी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, है ना, और मैं एक क्विज का कंपटीशन आपका अरेंज करवाना चाहती हूँ। तो क्विज का कंपटीशन के लिए मैं क्या आधार मानूंगी? बच्चियों का ऊंचाई या उनका रंग रूप या उनका स्वास्थ्य? यानी ये जरूरी नहीं है जो क्लास में देखने में मोटा ताजा हो या बहुत स्वस्थ हो उसकी बुद्धि भी अच्छी होगी, है ना। यानी कि अगर मैं क्विज कंपटीशन करवा रही हूं तो मैं बच्चियों की ऊंचाई भी नहीं देखूंगी कि उनकी ऊंचाई कदकाठी क्या है, उनका रंग रूप गोरा है, काले हैं या कैसे हैं, दुबले हैं, पतले हैं, ये भी नहीं देखूंगी, बल्कि उनकी जो जांच होगी क्विज कंपटीशन में वो उनकी बुद्धिमत्ता के ऊपर होगी। उसी प्रकार अगर मैं संगीत की प्रतियोगिता अरेंज कर रही हूँ तो मैं क्या देखूंगी कि किसके गले में कितना सुर ताल का ज्ञान है, उन्हें क्या है, गले में कितनी गायकी है, सुर है, इसके आधार पर जो है मैं उसको आधार मान करके उनका चयन करूंगी। उसी प्रकार जब कोई देश का किसी दूसरे देश से, तीसरे देश से उनकी तुलना होती है या किसी राज्य का अन्य राज्यों के साथ तुलना होती है तो एक आधार माना जाता है, और उस आधार के आधार पर ही, उस आधार को ही मापदंड बना करके उन राज्यों की तुलना की जाती है। अब आता है कि ये राष्ट्रीय आय क्या है। जो हम आधार मानते हैं वो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, लेकिन राष्ट्रीय आय क्या है इसे हम समझेंगे। पहले राष्ट्रीय आय से हमारा तात्पर्य होता है कि किसी एक देश में नागरिकों का कुल आय का जोड़, वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। लेकिन ये कुल आय के आधार पर हम किसी देश का दूसरे देश के साथ तुलना नहीं कर सकते या किसी राज्य का दूसरे राज्य के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जरूरी नहीं है एक देश का जो नागरिकों का जो कुल आय हो दूसरे देश का भी वो हो, क्योंकि पॉपुलेशन के आधार पर भी जो है आय, दूसरे देश के आय जो है अलग अलग होते हैं। अब प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति या औसत आय, यानी जब किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से हम भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकलता है।
प्रति व्यक्ति आय को हम एक इसके पहले भी एक YouTube में आप लोग को बताए थे, उसको किस तरह हम ज्ञात करेंगे और उसको मैंने बताया है। आप उसको एक बार दोबारा देख लेंगी। मेरे इस मीता की दुनिया इस चैनल में ही मैंने इसको अपलोड किया है। तो इस प्रकार हम ये बात कह सकते हैं कि देश में भी जो है वो आय के आधार पर हम राज्य की तुलना नहीं कर सकते हैं। यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर किसी राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है और दूसरे राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है तो वो राज्य सबसे अधिक विकसित है और दूसरा कम विकसित है। जैसे कि आप उदाहरण स्वरूप देख लो, हरियाणा 2015-16 के आंकड़े की बात कर रही हूँ। 2015-16 में हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय थी 1,62,000 रुपए के करीब, जबकि केरल में प्रति व्यक्ति आय थी 1,55,000 रुपए। अब हरियाणा में शिशु मृत्यु दर जो है वो 1,000 बच्चों पर जो है 36 है, जबकि तुम्हारा केरल में 1,000 बच्चों पर जो है उसकी संख्या जो है वो 12 है। उसी प्रकार अगर हम हरियाणा को देखते हैं तो हरियाणा में साक्षरता दर जो है वो 82% है, जबकि केरल में साक्षरता दर जो है वो 94% है। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि केरल में भले ही प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की तुलना में कम है, लेकिन फिर भी शिशु मृत्यु दर का कम होना और साक्षरता दर का अधिक होना उस राज्य को जो है वो हरियाणा की तुलना में एक विकसित राज्य बता रहा है। तो इस प्रकार जो है कि देश में जिन राज्यों में सार्वजनिक सुविधाएं अधिक हो, जहां पर राज्य द्वारा जो है जनताओं को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, शिक्षा संबंधी सुविधाएं, अन्य सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध करा रही हो, निस्संदेह वह राज्य जो है वो अन्य राज्यों की तुलना में विकसित कहलाएगा। अब हम इस चैप्टर के बिल्कुल अंतिम छोर पर आ गए हैं और वो है कि धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये जो टॉपिक है ये कई बार जो है एग्जाम में आया भी है और ये इस चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। ये दूसरे तरह से भी जो है एग्जाम में पूछ सकता है कि विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं। धारणीयता का मतलब होता है धारण करना। विकास की धारणीयता का अभिप्राय होता है कि वर्तमान में हम भविष्य के लिए भी बचा कर रखें। होता क्या है कि आज हम अपनी ही जरूरत के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करते रहते हैं और हम ये सोचते नहीं हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी कैसे उससे लाभ मिलेगा। जैसे कुछ विश्व में कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसा है जो हमारे यहाँ असीमित मात्रा में नहीं है, यानी वे उनका अगर हम प्रयोग करते चले जाएंगे तो उनका अंत जो है अंत होने लगेगा। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ऐसे ही अनेक संसाधन जो हैं वो हमारे पृथ्वी में मौजूद हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें इनका उपयोग सीमित मात्रा में करनी चाहिए ताकि हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी इन्हें बचा सकें। तो यही विकास की धारणीयता का तात्पर्य है। तो मेरे बच्चों, मैंने कोशिश किया है ये पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में समझाने का। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करेंगे, ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, एक बात मैं बता दूं कि इस मीता की दुनिया इस चैनल में मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स से जुड़े और भी मज़ेदार वीडियो जो है इसमें अपलोड करूंगी। आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।